कि भाई राज्य पूछे तो कहां पर है राज्य? कहीं लिखा है? दिल्ली में आप जाओगे तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है? स्टेट कहाँ है? वो प्रियम्बल में पहले 3 शब्दों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम राज्य है। तो कभी 2024 के भाषा में कहीं कहा जाए तो कोई बोलेगा कि वी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया, कोई बोलेगा वी द मुस्लिम पीपल ऑफ इंडिया, तो कोई बोलेगा कि वी द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ इंडिया। वो नहीं है, बहुत सिंपल शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि हम सारे लोग। सब बोलने लगा यार 15 लाख मेरे अकाउंट में आएंगे तो क्या बड़ी बहुत की बात है। फिर हमने उसमें लिखा कि भाई ये काला धन जो आता है वो कभी किसी के अकाउंट में नहीं जाता, वो देश का धन होता है, वो रिजर्व बैंक में जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। वो किसी एक का नहीं है, वो मेरा नहीं है, आपका नहीं है, तो मेरे अकाउंट में आएगा कहां से? लेकिन बताया कि 15 लाख आपके अकाउंट में। और आज तक नोटबंदी का हिसाब ये है कि सारा जो पैसा इन्होंने काला धन कहा था वो सारा बैंक में आ गया। तो फिर काला धन है कहाँ? जवाब दो। जो बताया गया कि उज्जवल लोगों को गैस दिया गया, ये हो गया। अभी भी जाओ तो वहां पर चूल्हा जल रहा, तो बोले क्यों? तो बोले नया गैस लाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो जब हम एक योजना लाते हैं तो उसका इस सिरे से तो वो दूसरे सिरे तक उसका अर्थशास्त्र कुछ रहता है कि भाई ये चलती रहे, योजना नहीं चली। और आज भी बेरोजगारी होने से आज भी मनरेगा की जो वेजेस है वो नहीं बढ़ाई गई, तो उतनी है। तो देहातों में आज भी गरीबी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। हम मालिक हैं। आपने क्या किया और आज की आपकी नीति क्या है? प्राइवेट सेक्टर पर आप डिपेंडेंट है क्या? हमने ऐसा कहा है आपको कि आप प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट रहो? यदि हमने नहीं कहा है तो आप क्यों डिपेंडेंट रह चुके हो और रह रहे हो? वैसे तो हम लोग टीका टिप्पणी करते चाय पीते होते, इतनी सीधी बात नहीं है। इट इज ए डेंजर टू फेडरल पॉलिटी। हमारा जो संघीय राज्य है, हम सब राज्य मिलकर हमारा देश बना है, उसको धोखा है। और वो धोखा दक्षिण के राज्यों ने बोल के बताया है कि यदि ऐसे ही चलता रहा कि हमको पैसा नहीं देते आप, तो हमको अलग होना है। और हमारी जो संविधान की अर्थव्यवस्था है उसमें तो ये है कि हर एक को वो मिलना चाहिए, उसके रहन सहन का साधन वो नहीं मिल रहा। तो हमने जो सरकार को चुन के दिया कि आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए अब हमारी अर्थव्यवस्था संभाल लीजिए, नहीं संभाल पाए और नहीं संभाल रहे। वो उद्योग, उनकी संपत्ति क्यों निर्माण किया, उसकी समाज के लिए स्थिरता कितनी आवश्यक है, ये न समझते, सिर्फ उसको बेचते जाना। ये जो सरकार की नीति चल रही है, इसका बड़ा धोखा हम लोगों को है। आज के प्रमुख आयोजक श्री जावेद पाशा जो संचालन कर रही है, वो नेहा जी और आप सब जानकार एनालिस्ट, विश्लेषण करने वाले बहनों और भाइयों, आज का जो टाइटल है, विषय, तो जैसे इनकी पत्रिका आई तो मैंने अपने 150-200 मित्रों में वो भेज दिया। तो वहां से जो फीडबैक आया वो ये है, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या कहा जाने वाला है ये हमको बताने की कृपा करें। तो वो सारे जो आए मैसेजेस थे मैंने जावेद भाई के पास भेज दिया कि भाई
नागपुर में होने वाला ये जो कार्यक्रम है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों में एक उत्कंठा है कि यहाँ पर ये डिस्कशन क्या हो रहा है करके। क्यों कि इन्होंने जो ऊपर में लिखा है कि 2024 का इलेक्शन हो रहा है, उसके संदर्भ में हम संविधान, अर्थव्यवस्था, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें जावेद जी ने जो कहा वो मुद्दा आने वाला है कि WTO आ गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, उसका क्या होगा। लेकिन पहला जो विश्व युद्ध हुआ 1918 में खत्म हुआ, तब से ही ब्रिटिश लोगों को लगने लगा था कि भारत में स्वतंत्रता की मांग ये बहुत बड़ी है और अपने को आज नहीं तो कल वो स्वतंत्रता देनी होगी करके 1918 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो एक पायदान कही जाती है कि जिसमें उन्होंने थोड़ी ये किया था कि भाई ये अपने को देना पड़ेगा। फिर 1928 में एक एक्ट उन्होंने पास किया, फिर 1935 में एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कि यदि भारत को स्वतंत्रता देनी है तो उसकी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था कैसी हो, और वो सारा निचोड़ अपने संविधान में है। इसलिए उस पर एक टिप्पणी ऐसी की गई जो आज के राज्यकर्ता है उनके तरफ से, यार ये क्या संविधान है आपका, ये तो ब्रिटिश लोगों ने जो कानून पास किया था वही आपने उसमें ले लिया, तो आपने नया क्या किया। मैं बताता हूं नया क्या किया वो। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने अपनी एक तैयारी की थी कि अपने को भारत को स्वतंत्रता देनी है। 1942 में जब देश में लोग उतावले हो गए थे स्वतंत्रता के लिए और हमको पूछे बगैर हमको सेकंड वार में खींचा गया, तो गांधी जी ने बोला कि आपको अधिकार नहीं है भारत को सेकंड वार में आपके तरफ से लड़ने का, इसलिए अब आप चले जाइए। तो जो गांधी जी 1908 में साउथ अफ्रीका में एम्पायर के वॉलंटियर करके काम करते थे, उन्हीं गांधी जी ने 1942 में ब्रिटिशों को कहा कि क्विट, आप चले जाइए। और जैसा वो कहा गया तो वो कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, लेकिन लोगों में एक भावना जागृत हो गई कि नहीं, अब तो हमको हमारी स्वतंत्रता चाहिए ही, और हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो करे उसको सारा विरोध है। इसलिए 1945 में जब सेकंड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिशों ने देखा कि अब यहां राज्य चलाना मुमकिन नहीं है, और उन्होंने 1946 से डिक्लेयर कर दिया कि भाई अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेंगे और उसमें आपकी स्वतंत्रता करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसलिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उसका स्वरूप देखिए जो फिर अपने को प्रियम्बल में देखने को मिलता है। वो सारे प्रोविंसेस जितने थे, जितने प्रांत थे, वहां से जैसा आज विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट वोटिंग होता है, उसके मुताबिक वो लोग वहां से चुने गए, और वो कम से कम 350 लोग थे, 284, जो सारे प्रांतों से वहां पर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। भारत की स्वतंत्रता कैसी हो इसकी चर्चा करने के लिए और अपना संविधान तैयार करने के लिए। तो वो संविधान समिति थी, संविधान परिषद थी, 350 लोग कम से कम 2.25 साल जूझते रहे। एक ड्राफ्ट बना, फिर उसका दूसरा ड्राफ्ट बना, फिर उस पर ऑब्जेक्शंस लाए गए, उसमें अमेंडमेंट्स लाई गई, और ऐसा कर करके वो 1948 तक वो सब हुआ, और 49 में अपनी संविधान तैयार हो गया, 50 में लागू हो गया। उसकी खासियत क्या है?
उसकी खासियत यह है कि देश में वातावरण कैसा था और देश में लोगों के सोच क्या थी। कि जो सोवियत संघ में सोशलिज्म था, प्लानिंग था, उसका कांग्रेस पार्टी पर इतना प्रभाव था कि कांग्रेस पार्टी ने 1938 में प्लानिंग कमेटी जाहिर किया, एस्टैब्लिश किया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमको प्लानिंग करना है। 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने जो किताब लिखी, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने स्टेट सोशलिज्म पर अपना भाष्य किया। और वो भाष्य इतना सटीक है, समझ में जल्दी नहीं आता, वो समझ लेना पड़ता है। कि उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एक है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दूसरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो राज्य के जो नीति निर्धारण होगा वो तय करेगी, और पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं कि भाई कितने राज्य हो और राज्यों में मुख्यमंत्री कितने हो, उसका बजट कैसा हो, वो सब वहां चलेगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसके कानून, उसकी व्यवस्था, ये सब अपरिवर्तनीय रहेगी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। अब उन्होंने जो स्टेट शब्द का उपयोग किया है, हम उसको राज्य करके बोलते हैं मराठी अंग्रेजी में, लेकिन उसका मकसद समझना आवश्यक है। कि भाई राज्य पूछे तो कहां पर है राज्य? कहीं लिखा है? दिल्ली में आप जाओगे तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहां है? स्टेट कहां है? वो प्रियम्बल में पहले 3 शब्दों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम राज्य है। यहां पर की धरती, यहां पर का पानी, यहां पर की प्रकृति, ये संपदा, ये किसकी है? सरकार की नहीं है, ये हमारी है, वी द पीपल। अब ये वी द पीपल, ये क्या भला है ये? तो कभी 2024 के भाषा में कहीं कहा जाए तो कोई बोलेगा कि वी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया, कोई बोलेगा वी द मुस्लिम पीपल ऑफ इंडिया, तो कोई बोलेगा कि वी द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ इंडिया। वो नहीं है, बहुत सिंपल शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि हम सारे लोग, ये राज्य है, स्टेट है। हमारे द्वारा एक सरकार चुनी जाती है, डेमोक्रेसी में एक सरकार चुनी जाती है। अब उसने कैसा काम करना चाहिए? तो संसार के जो बाकी के देश हैं, उन्होंने मार्केट इकोनॉमी अपने आप समझ लिया कि लोग करते रहेंगे, क्या करना है, वो मोनोपोली हो जाए, वो ऑलिगोपोली हो जाए, और कुछ भी हो जाए, मुनाफा कितना होता है, बेरोजगारी कितनी होती है, होने दो, स्टेट को उससे मतलब नहीं। लेकिन जब भारत में अपने लोग बैठे 250-300 लोग, तो उन्होंने ये सोचा कि हम 150-200 साल गुलामी में थे, ऐसे देश को इतने धर्म वाले, इतने संप्रदाय वाले लोगों को इकट्ठा लेकर हमको यदि आगे जाना है तो हमारी धारणाएं क्या रहेगी, हमारी नीतियां क्या रहेगी। और इसमें से फिर वो प्रियम्बल आता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। आगे आप कभी किसी को लगता है कि वो प्रियम्बल वी द पीपल में कुछ रखा नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, हर जगह लिखा है संविधान में ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। उसमें महिलाएं आ गई, पुरुष आ गए, प्रदेश आ गए, बच्चे आ गए, सब वी द पीपल। इसलिए जो संविधान बनेगा वो हम सब लोगों के लिए बनेगा। हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो सब लोगों के लिए है, किसी एक गुट के लिए नहीं है।
तो ये हमको समझ लेना बहुत आवश्यक है कि वो तीन जो चार शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो एक जादू है, वो हम सबको बांधने वाला एक धागा है। और जब तक हम समझने वाले हैं तो धागे को कोई तोड़ सकता नहीं। इसलिए फिर हम दूसरी तरफ जाते हैं कि भाई प्रियम्बल में 77 साल में वो सोशलिज्म शब्द का डाल दिया गया कि सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक रहेगा करके। उस पर भी लोगों को बहुत आपत्ति है कि ये सोशलिस्ट क्यों डाल दिया करके, लेकिन वो जानते नहीं है कि ये सोशलिस्ट तो बाद में आ गया 77। जैसा अमिताभ ने कहा कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो क्या है, वो तो सोशलिज्म है, वो तो सोशलिज्म है, वो तो 1949 में ही उसमें आ गया है। आप उसको सोशलिज्म कहो या मत कहो, उसमें तीन बातें लिखी है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें तीन बातें लिखी है। एक है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सबको जिंदगी जीना है इसलिए सबको पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। ये निर्देश दिया है, जो सरकार काम करेगी उसको ये निर्देश दिया है कि सबको जीने के संसाधन मिले। ये हमारी इच्छा है स्टेट की। दूसरा, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, जो पानी है, खनिज है, जमीन है, ये जो रिसोर्सेस है ये सबका हित हो, सबका कल्याण हो, कॉमन गुड ऐसा अंग्रेजी में बोला है, उसको लाने के लिए उपयोग किया जाए। और तीसरी बात यह है जो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का विषय वही है कि जो अर्थव्यवस्था चलती है, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी, it should not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment. सबका अहित हो ऐसा संपत्ति का केंद्रीकरण और उत्पादन साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, जिसको रात दिन लोग बोलते हैं। अब मैं तो नहीं बोलता हूं, लोग बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं, हाँ, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। अरे सारा देश उन्हीं के नाम पर। ये यहां पर बताया है कि ऐसा कॉन्सेंट्रेशन न हो। तो ये तो सोशलिज्म पहले से ही लिखा हुआ है 1949 में। तो 1977 में जो प्रियम्बल में लिखा वो तो एडिशनल था, उसको भी हटा दो ना। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप नहीं हटा सकते, और वो इस सोशलिज्म है इस देश का। अब उसमें ये बात होगी कि दो जजमेंट्स बड़े अच्छे आए हैं, आप उसकी टिप्पणी पढ़े तो कॉन्स्टिट्यूशन में, कि दो जजेस ने ऐसा लिखा है। उसमें एक जज अपने आज के चीफ जस्टिस है, वो भी थे चंद्रचूड़ साहब। उन लोगों ने ये लिखा है, जो केसेस आई और उसकी चर्चा हुई, तो कि फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार व्यक्तियों के, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये दोनों मिलकर कल्याण होने वाला है। केवल फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं ऐसा बोलने से कोई संपत्ति नहीं निर्माण होती, और केवल संपत्ति निर्माण करना हो तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स आप कहां भेजेंगे वो भी बता दो। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये दोनों मिलकर, चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि भाई अंडरलाइन, ये दोनों मिलकर हमारा वेलफेयर बनता है। तो आज भी हमारे देश के लोगों के हाथ में
जीवन यापन करने के जो साधन है, क्या वो है उनके पास? आदिवासियों के पास, खेत मजदूरों के पास? दूसरी बात, क्या इनइक्वालिटी बढ़ रही, घट रही? बढ़ रही है। सारे संसार में, आंकड़े के आधार पर सारे संसार में केवल दक्षिण अफ्रीका छोड़ा तो सारे संसार में सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी भारत में है। इतनी अमेरिका में नहीं, यूरोप में नहीं, कहीं नहीं। हम सबको सवाल पूछना है ना, क्यों? ये उससे सवाल है कि जीवन यापन के साधन लोगों के हाथ में क्यों नहीं? इतनी इनइक्वालिटी क्यों बढ़ी? हमारे देश के संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में कैसे बढ़ा है? यही तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो यदि हम कभी बोलते हैं कि हमने 24 की इलेक्शन है और उसमें हम संविधान निश्चित भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसा बोल रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था भारत का समाजवादी अंग है। भारत के राज्य व्यवस्था का समाजवादी अंग है। और वो फला फूला नहीं कि नहीं, वो वास्तव में आया कि नहीं, ये सवाल इन 10 सालों में आया कि नहीं, ये हमको पूछना है। अब इसमें दस साल में क्या हुआ? तो 1990 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई, उसको न्यू इसलिए कहा गया कि तब तक हमारा सोशलिज्म कुछ हद तक जिंदा था। वो पूरा मर गया 1991 में। तो आने वाली पॉलिसी को हमने न्यू पॉलिसी कह दिया। और आप WTO का भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि जागतिक व्यापार मुक्त होने से सबको पूरा रोजगार मिलेगा, रहन सहन का अच्छा स्तर मिलेगा, जो 1995 से आज तक हुआ नहीं। तो लिबरलाइजेशन आ गया, उदारवाद आ गया, तो सारा ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना एक बात है, लेकिन वो होता नहीं और वो हुआ नहीं। होता क्यों नहीं? तो जो इंपीरियलिज्म हम समझे थे कि केवल दूसरे महायुद्ध तक ही था और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था, और बाद में लोग बोलने लगे कहां है इंपीरियलिज्म, कहीं तो नहीं है। हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी बोल रहे हैं, और मैं हर रोज, हमारे गौतम जी है, हमारे बाकी के प्राध्यापक है, मैं सबको बोलता हूं कि हर मिनट हर क्षण इंपीरियलिज्म जिंदा है, ये अपने ध्यान में रखो। वो बार बार निर्माण होता है, ये ध्यान में रखो। और ये आप कभी ध्यान में रखेंगे तो आपके कई प्रश्नों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। WTO क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन की क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई? क्योंकि होना ही नहीं था। वो इंपीरियलिज्म का भाग है, और इंपीरियलिज्म आ गया तो इनइक्वालिटी आना ही है। इंपीरियलिज्म आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट आना ही है। इंपीरियलिज्म आ गया तो जैसा अमिताभ जी ने कहा वैसा शोषण तो होना ही है। सब कुछ हो रहा है। तो आप एक चाबी कभी उपयोग में लाए तो आपके कई प्रश्नों के उत्तर उसमें आपको मिल जाते हैं, और वो सारे प्रश्न आज भी जिंदा हैं। वो प्रश्न छूटे नहीं हैं। अब ये 10 साल के पहले जो हुआ उसका जायजा 1 मिनट में लेंगे अपन। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल था, तो उसमें जो करप्शन वगैरह सारा हुआ, और जो 2008 की जागतिक मंदी थी वो चल ही रही थी, इसलिए बेरोजगारी थी,
करप्शन था। तो हमारे जो आज के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने तब जो भाषण किए थे 2014 में, उसमें वो था, यार ये मंदी है, हम रोजगार निर्माण करेंगे 2 करोड़ हर साल। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी साल में 2 करोड़ रोजगार निर्माण नहीं हुआ। आज भी 1 ही करोड़ तक रोजगार निर्माण होता है। तो फिर वही 2 करोड़ कहां से लाए? वही तो खासियत है हमारे साहब की कि आप जो बोलेंगे उसके 10 गुना वो बोल देंगे। तो जो अर्थव्यवस्था 2 करोड़ रोजगार निर्माण कर ही नहीं सकती, उन्होंने बोल दिया। अब बेचारे बिहार, मध्य प्रदेश और इधर उधर के जो युवा लोग थे उस वक्त 2014 में, हर एक को लगने लगा कि 2 करोड़ का रोजगार आ गया तो मैं तो बिल्कुल निश्चित मेरे को जॉब मिल जाएगा। तालियां बजाओ। हम काला धन वापिस लाएंगे, आज भी नहीं आया, क्योंकि हम अर्थशास्त्र के लोग बोलते कि वो आने वाला ही नहीं है। लेकिन लोगों को लग गया। अब जब उन्होंने बोला 15 लाख की बात कि हर एक के बैंक अकाउंट में 15 लाख जाएंगे, सब बोलने लगा यार 15 लाख मेरे अकाउंट में आएंगे तो क्या बड़ी बहुत की बात है। फिर हमने उसमें लिखा कि भाई ये काला धन जो आता है वो कभी किसी के अकाउंट में नहीं जाता, वो देश का धन होता है, वो रिजर्व बैंक में जाता है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। वो किसी एक का नहीं है, वो मेरा नहीं है, आपका नहीं है, तो मेरे अकाउंट में आएगा कहां से? लेकिन बताया कि 15 लाख आपके अकाउंट में। अरे हर आदमी ताली बजाकर वोट दे के दे दिया। फिर उन्हीं के आदमी ने बोला कि नहीं वो यार वो तो जुमला था, तो इसलिए मैं जुमले की बात नहीं कर रहा हूं, वो छोड़ दिया मैंने। अब असलियत की बात कर रहा हूं मैं कि क्या हुआ 10 साल में अर्थव्यवस्था का। तो जो नहीं होना चाहिए वो होता रहा। वो आप सबका अनुभव है, आप सबको मालूम है, मैं सिर्फ उसको जोड़ूंगा और या तो कोई अर्थशास्त्री उसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 कि जैसा उनके हाथ में सत्ता आ गई 2014-15 में, तब से तो आज तक 2023 साल जो अभी खत्म हुआ वहां तक 15 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ के कर्ज उद्योगपतियों के माफ कर दिए। भाई किस लिए? तुम काश्तकार का तो वो मर भी जाता है तो आप माफ नहीं करते। उसका रैशनल तो चाहिए कि क्या कारण है कि हम माफ कर रहे हैं। तो कारण यही है कि हमको करना है। और 15 लाख करोड़, और ये बैंकों ने उनको लोन दिए थे। बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? क्या बैंक के पास खुद कमाई होती है? हम ही जाते रोज भरते वहां से। हमारा पैसा, वो हमारा पैसा सरकार ने उद्योजकों को माफ कर दिया। ये 10 साल में हुआ। इसका जवाब हमको मांगना पड़ेगा कि क्या आपने इसकी चर्चा कभी की थी? या माफ किया जाए या नहीं किया जाए? डेमोक्रेसी में क्या चर्चा आवश्यक नहीं है? हमारा पैसा आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्या हमारी परमिशन लेना आवश्यक नहीं है? आजकल मैं एक बात ऐसी रख रहा हूं, आपको पड़ जाए तो अच्छा ही है। मैंने लोगों को ये बोला, जैसा पहले को ने बोला, कि हम स्टेट है, हम इस देश के मालिक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मालिक है। हमने गाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था हो जाए, ऐसे हमने सब नियम बनाए हैं।
और हर 5 साल में एक मैनेजर हम चुनते हैं, मैनेजर को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि हमारे तरफ से 5 साल आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अमल कीजिए। तो 5 साल के बाद में मालिक हम हैं, तो क्या हमने जागरूक नागरिक के नाते ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई ये मैनेजर ने काम किया या नहीं किया? इसके जो हमने हुक्म दे के रखे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि ऐसा ऐसा आप काम करो, आपके घर में कोई माली आ जाए और आपने बोला कि ऐसा ऐसा करना, उसने ऐसा नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? चल आज क्या करना चाहिए? आज क्या करना चाहिए? दूसरी बात, जो बैंकों के कर्ज आज भी जिंदा है उसकी रिकवरी हो नहीं रही। वो 15 लाख जो है वो अलग, ये एडिशनल। तो उद्योजकों ने ये सीख लिया कि ये जो सरकार है ये अपनी सरकार है, ये सारे लोगों की सरकार नहीं है, ये अपनी सरकार है। तो जो अपन बोलेंगे वो होगा। तो जब कर्जा वसूल करने के लिए बैंक वाले जाते उनके पास में, तो उनको बोलते कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे बैंकों ने दूसरों का पैसा लाया आपको देने के लिए और आप बोलते कि आपके पास पैसा नहीं है। फिर वो मीटिंग उनकी हो जाती है कि भाई कुछ तो करो, कुछ तो पैसा। रिकवरी रेट क्या है? एवरेज 13%। जहां 100 करोड़ दिया तो 13 करोड़ मिल रहे हैं, और जहां हजारों करोड़ का लोन दे दिया है वहां 5%, 8%, 13% है। बाकी पैसे का क्या? ये 13% हो गया तो बचा कितना? कुछ 87%। वो हमारे पैसे का क्या हुआ? और किसकी हिम्मत है कि वो न दे? आज जिस परिवार में शादी के पहले का खाना वाना चल रहा है, उसमें कितने आइटम्स पढ़ा है आपने? पढ़ा है 2500 प्री वेडिंग 2500 आइटम खाने के लिए, और रिकॉर्ड पर है उन्होंने ही बैंक वालों को कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 15% आपको दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। अब बैंक वाले क्या कहते हैं कि भाई उधर से आता है कि भैया आप जरा प्रेशर मत डालो, और हमने कभी कहा कि नहीं हमको ज्यादा चाहिए, तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। बाद में वो बोलेंगे इतना भी पैसा मेरे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर जनता का पैसा गया कहां? हम बोलते हैं अर्थशास्त्र में पैसा कभी रुकता नहीं, 1 मिनट नहीं रुकता, वो लोग खर्चा करते जाते हैं। तो उन्होंने कहीं रखा नहीं है वो पैसा, उन्होंने अपना धंधा उस पर शुरू ही कर दिया, वो काला हो या गोरा हो। तो पैसा कभी काला होता नहीं, वो कानून में आप उसको काला बोलते हो, पैसा तो काला होता ही नहीं, पैसा तो पैसा है, और वो निरंतर अपना काम करते रहता है। फिर वो कहां जाता है? वो अति धनी जो लोग हैं उनके पास इनइक्वालिटी बढ़ाने के लिए, जो संसार में आज दूसरे क्रमांक की इनइक्वालिटी भारत में है। फिर 2016 में नोटबंदी आई और कहा गया कि ये काला धन निकालने के लिए हमने नोटबंदी कर दिया, और 4 घंटे के बाद में सारे नोट बर्बाद हो जाएंगे। रात को 8 बजे बोल दिया, रात को 12 से।
और फिर आपको नए नोट आपके बैंक में मिल जाएंगे। तो लोग बीमार है, घर में परीक्षा है, कहीं इंटरव्यू को जाना है, खरीदी करना है, पैसा चाहिए, चलो दौड़ो बैंक में हमारा पैसा। तो ये लाइनें लगी पैसा बदलने के लिए। मैं अमरावती जिले में देहातों में घूम रहा था, तो वहां पर एक बड़ी लाइन थी बैंक में। तो मेरे को लगा कि रेशन की लाइन है क्या। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि भैया रेशन की लाइन क्यों इतनी लंबी है। तो रेशन की नहीं है, अपना पैसा अपने को मिलने के लिए लाइन है। उसमें 100 लोग मर गए देश में। कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि जो हुआ वो बुरा हुआ, बल्कि ये कहा कि वो तो ऐसे भी मर जाते घर में, बूढ़े ही तो थे। यदि ये हमारी संवेदना है लोगों के प्रति, क्या सरकार में रहने का कुछ अधिकार होता है नैतिक? मेरे समझ से तो नहीं होता। मैंने पुस्तिका लिखी उस पर, नोटबंदी पर। मुझे एक संस्था ने कहा कि आप लिखिए। तो मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मुझे 50 दिन दो, मैं 50 दिन में सारा सब व्यवस्थित करता हूं। तो मैंने बोला कि मुझे प्रधानमंत्री पर अन्याय नहीं करना चाहिए, तो वो 50 दिन पूरे होने के बाद में मैं लिखूंगा, तब तक रोज मैं नोट्स लेते रहूंगा। और उस वक्त मैं ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ में संपर्क में भी था कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने बोला है कि देश में जितने उद्योग डूब रहे हैं, जितने बेरोजगारी हो रही है, इसके अंदाज एसोसिएशन के तरफ से हम गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, तो उसका एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आता कि भाई आपका खत मिला, इतना भी नहीं लिख के आता। तो बाकी तो फिर बात अलग हो गई कि भाई कहाँ कितने रोजगार डूबे, कहाँ कितने धंधे डूब गए। और एक मोरबी वाला टाइल्स जो बनाते ना गुजरात में, मोरबी में, उसका इंटरव्यू आया। ये समझ लीजिए कि जो नोटबंदी हुई उसका असर नए नोट आने से होता नहीं, वो उसका अर्थशास्त्र है मैनेजमेंट का। वो क्या है? तो वो मोरबी का टाइल्स वाला जिसने अपना धंधा बंद कर दिया था, उसको पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने क्यों बंद कर दिया? तो बोले मेरे को सारे लोगों को मजदूरी देना, रॉ मटेरियल लाना, तो मेरे को कैश चाहिए, अब कैश नहीं है तो मुझे बंद करना पड़ा। तो फिर बोले सरकार अभी नए नोट ला रही है, तो आप कब से कारखाना शुरू करेंगे? बोले भाई साहब ऐसा कारखाना शुरू नहीं होता, हमारे धंधे में जो डिजाइन है वो हर 6 महीने में पुराने हो जाते हैं, हमको नए डिजाइन करवाना पड़ता है। हमने जो मजदूरों को सिखाया है वो ट्रेन मजदूर अपने गांव चले गए, फिर नए मजदूर लाकर मुझे उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तब कहीं धंधा फिर शुरू होगा। और मैं तब से ये कहता आ रहा हूं कि जो धंधा बंद पड़ा वो फिर से शुरू हो गया, तो ही नोटबंदी का असर कम हुआ, ऐसा हम माने, नहीं तो नहीं। कई लोग बेरोजगार हो गए, जिम्मेदार कौन? और आज तक नोटबंदी का हिसाब ये है कि सारा जो पैसा इन्होंने काला धन कहा था वो सारा बैंक में आ गया, तो फिर काला धन है कहां? जवाब दो। जिसके जरिए इतने लोग मर गए, इतने रोजगार डूबे, धंधे डूब गए, संपत्ति का नाश हुआ, तो इसका तर्कशास्त्र क्या है? किस आधार पर आपने किया? तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ऑब्जेक्शन लेंगे उनको छुट्टी करवा दिया। तीसरा मुद्दा, सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए तो जितने पब्लिक सेक्टर के व्यवसाय हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनसे ज्यादा मुनाफा सरकार लेती रही, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। बैंक अपना धंधा चलाती है तो वो सरकारी बैंक है, जितना मुनाफा हुआ तो मालिक तो सरकार है, तो उसका डिविडेंड
सरकार को मिलेगा। तो रिजर्व बैंक का पैसा, बैंकों का पैसा, पब्लिक सेक्टर के कारखाने, उनका पैसा सरकार इकट्ठा करती रही। अब वो बोलेंगे क्या? सरकार तो सरकार है। तो जो संस्थाएं स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए फाइनेंशियली, उनका पैसा उनके साथ में रहना चाहिए, वो सारा सरकार ने अपने पास ले लिया। दूसरी बात, जब पेट्रोल के दाम गिरे तो सरकार ने उसका फायदा लोगों को दिया नहीं। वही पुराने रेट चलाते गए और उसका जो मुनाफा था वो अपना ले लिया। जब हमारे बाबा जी को पूछा, भारत के गुरु, विश्व गुरु ने, योग गुरु, कि भाई ये तो पेट्रोल का पैसा है। बोले ऐसा है ना, कोई भी सरकार रही तो उसको पैसा तो लगता ही है ना। और पहले जब दूसरी सरकार थी तो बोलते थे क्या पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, और आज बोलते कि नहीं, अरे कोई भी सरकार रही तो पैसा तो चाहिए ना भाई। तो जब हमारे लोग इतने बेफिक्र होकर आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे और वो भी जनता के हित के खिलाफ, तो क्या हम उसको रैशनल पॉलिसी बोलेंगे? उसमें जनता का शोषण हुआ। जो बताया गया कि उज्जवल लोगों को गैस दिया गया, ये हो गया, अभी भी जाओ तो वहां पर चूल्हा चल रहा। तो बोले क्यों? तो बोले नया गैस लाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो जब हम एक योजना लाते हैं तो उसका इस सिरे से तो वो दूसरे सिरे तक उसका अर्थशास्त्र कुछ रहता है कि भाई ये चलती रहे, योजना नहीं चली। और आज भी बेरोजगारी होने से आज भी मनरेगा की जो वेजेस है वो नहीं बढ़ाई गई, तो उतनी है। तो देहातों में आज भी गरीबी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। तीसरी बात, जो देश में पूंजी लगानी होती है विकास के लिए, तो कोरोना के पहले ये था कि सरकार बोलती रही कि भाई हम इतना प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर ने आकर आगे पूंजी लगाना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर बोलता रहा कि हम उसका मुनाफा कितना मिलता है वो कैलकुलेट करेंगे, तब तक आप अपनी पूंजी लगा दीजिए। तो ये पहले आप चलता रहा। लेकिन क्योंकि सरकार रुक नहीं सकती, तो सरकार ने अपने खजीने से पैसा लगाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। कब तक? आज तक। आज का जो बजट है, इंटरिम बजट, उसमें गवर्नमेंट ने अपना खर्चा कम किया और फिर बोला कि भाई अब प्राइवेट सेक्टर ने उसको सब उठाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी बात आज तक बोला नहीं है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं वो हम उठाएंगे उसको, ऐसा आज तक बोला नहीं है। वो अपने फुर्सत से बोलेंगे, अपनी कैलकुलेशन से बोलेंगे। तो इसलिए सरकार की पॉलिसी क्या है और प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी क्या है, ये दोनों में कभी तालमेल नहीं रहा। सरकार बोलती रही कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, लेकिन वो मुनाफे वाले लोग हैं, मुनाफा मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने जो प्राइवेटाइजेशन का जो धड़ाका लगाया, उसका भी निचोड़ कुछ निकल नहीं रहा, उसका भी निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा। और अभी हमारी मंत्री जी है महोदया, उन्होंने इस बजट में कहा कि हम समझते हैं कि अब सरकार की जो ये जिम्मेदारी है अब तक हमने उठाया, अब आप अपने सिर पे ले लीजिए। भाई अब मैं मेरी भाषा बदलता हूँ, हम आम आदमी वगैरह ऐसा नहीं बोलता हूं मैं, हम मालिक हैं। आपने क्या किया और आज की आपकी नीति क्या है? प्राइवेट सेक्टर पर आप डिपेंडेंट है क्या? हमने ऐसा कहा है आपको कि
क्या आप प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट रहो? यदि हमने नहीं कहा है तो आप क्यों डिपेंडेंट रह चुके हो और रह रहे हो? क्योंकि अपनी पॉलिसी को आप हमारे स्टेट की पॉलिसी समझते हैं। आप ध्यान में आ रहा है, सरकार अपनी पॉलिसी चलाकर हम सब लोगों की पॉलिसी ऐसा बता रही है। अगली बात, देश में जीएसटी लग गया है और सारी ही चीजों पर जीएसटी है। ये पानी के बोतल पर भी जीएसटी है, आपने चाय पी है उस पर भी जीएसटी है। तो देहात में, जंगल में भी कोई रहता है और वो कोई चीज खरीद कर करता है तो जीएसटी देता है सरकार को। तो सारे राज्यों में से जीएसटी जाता है और वहां सरकार तय करती है कि किसको कितना पैसा वापस देना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक तो सरकार 2-3 साल तक देती नहीं। अभी बंगाल में जो धरना लेकर बैठी थी ममता जी कि भाई 2 साल हुए हमारा पैसा ही नहीं दिया जीएसटी का, तो हमारे तरफ से तो आपको दे दिया और आप इधर दे ही नहीं रहे, तो हमारी योजना कैसे चलेगी? अब ये क्यों होता है ये आपको सबको मालूम है कि ममता जी के स्टेट में क्यों नहीं हो ऐसा हो रहा है, ये यूपी में क्यों नहीं ऐसा होता है, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं होता, उसकी राजनीति है उसकी। लेकिन 2 दिन पहले एक टीवी चैनल ने एक ग्राफ बताया कि 1 रुपया कभी राज्य सरकार की तरफ से जीएसटी का सरकार को मिला, केंद्र सरकार को, उसके बदले में सरकार उनको कितने पैसे देती है। समझ में आ रही है बात? उन्होंने ग्राफ बताया कि सारे जो दक्षिणी राज्य है उनका 1 रुपया उधर से जाता है तो उनको 7 पैसे मिलते हैं, 8 पैसे मिलते हैं, 9 पैसे मिलते हैं। और बिहार यूपी को 7 रुपए, 6 रुपए, उनका 1 रुपया आता है तो इधर से 6 गुना उधर जाता है। तो जो चमकीला उत्तर प्रदेश दिख रहा है आज, तो अपने आप में वो चमक नहीं आई। केंद्र सरकार से सारे लोगों का पैसा उधर भेजा है। अब ये वैसे तो हम लोग टीका टिप्पणी करते, चाय पीते होते, इतनी सीधी बात नहीं है। इट इज ए डेंजर टू फेडरल पॉलिटी। हमारा जो संघीय राज्य है, हम सब राज्य मिलकर हमारा देश बना है, उसको धोखा है। और वो धोखा दक्षिण के राज्यों ने बोल के बताया है कि यदि ऐसे ही चलता रहा कि हमको पैसा नहीं देते आप, तो हमको अलग होना है, हमको अलग होना है। क्या ये संविधान की नीति है या सरकार की नीति है? हमने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि बेशुमार पैसा एक तरफ भेज दो, चाहे दूसरे राज्य टूट जाए तो हरकत नहीं। हमने तो ये नहीं बोला। हमने तो वी द पीपल ऑफ इंडिया करके बोला कि इनको भी संभालना है, उनको भी संभालना है। लेकिन सरकार ये बोल रही है और वो लोग हंस के वो उसका मजाक उड़ा लेते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र का भी पैसा आपको मिलेगा और आपका भी आपको मिलेगा। अरे भाई, बाकी राज्यों का क्या हो रहा है? तो देश टूटने के कगार पर आ रहा है, ये मेरा आपको सबमिशन है और ये धोखा है। फिर हमारी जो अर्थमंत्री, उन्होंने कल परसों बयान दिया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता वगैरह वगैरह। उनके कहने से थोड़ी होता है। जो घटना हो रही है, जिस प्रकार से आर्थिक व्यवहार हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है। आगे का मुद्दा है कि कृषि क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र में मूल मुद्दा क्या है? तो हमारे जो तोमर साहब थे कृषि मंत्री, उन्होंने उस वक्त बोला था कि एमएसपी है देश में, एमएसपी थी देश में और एमएसपी रहेगी देश में। तो भाई, वो किसान बोल रहे हैं तो इतना बोल रहे हैं तो उसका कानून तो करो। हमको कानून चाहिए, आपका भाषण नहीं चाहिए।
कि वो थी, है, रहेगी वगैरह वगैरह। आज तक सरकार एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा उल्टा काश्तकारों को देश का दुश्मन समझा जा रहा है। इसलिए सारे अच्छे चंगा रहे और हमारा खेतीहर मरते जाए, ये कोई हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सबको लेकर चलना है, तो उनको भी तो जिंदा रहना है, काश्तकार को तो उनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। तो ये संविधान की पॉलिसी नहीं है किसान को गरीब रखना, इस सरकार की है। इसलिए हमको संविधान में और किस सरकार में हमको फर्क करना चाहिए। आज के इस साल के बजट में देखा होगा तो एग्रीकल्चर को जो पैसा सरकार से, केंद्र सरकार से मिलता है, वो कम किया गया। मनरेगा जो रोजगार हमी का पैसा है वो जरूरत ज्यादा की दिख रही है, लेकिन उसको बढ़ाया नहीं गया। और जब खेती को अलॉटमेंट कम हो रहा है तो जो अर्थशास्त्री आज तक गुणगान करते थे सरकार का, वो आज भाषा कहने लगे कि भाई ये सरकार का सब गलत हो रहा है और ये मॉडल जो है कि खेती को कम पैसा देना, मनरेगा दबा के रख देना, ये मॉडल बदलना चाहिए। यदि आप और हम बोलते तो हमारे पर तो लेबल लगा देते, ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये तो बोलने वाले हैं। सरकार की स्तुति करने वाले अर्थशास्त्री दिल्ली में रहने वाले वो बोलने लगे हैं कि ये मॉडल बदलना चाहिए। अगला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन निगलेक्ट हुआ है। इसका परिणाम क्या होता है? मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं। परिणाम ये होता है कि जिस परिवार में अनएम्प्लॉयमेंट है वहां गरीबी है, क्योंकि इनकम आती नहीं। और जहां गरीबी है वो फैली हुई है, उसका नतीजा आखिरी में हिंसा में होता है कि भाई आपको तो मिल रहा, मेरे को नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आपको धमकी दूंगा, आपसे डॉन के जरिए पैसा लूंगा, ये करूंगा। सारी हिंसा आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे लोग पागल नहीं हुए हैं। ये आर्थिक विषमताओं का, बेरोजगारी का बोझ उनके मन पर है। और यदि ये बोझ है तो ये अनैतिक है। और हमारी जो संविधान की अर्थव्यवस्था है उसमें तो ये है कि हर एक को वो मिलना चाहिए, उसके रहन सहन का साधन, वो नहीं मिल रहा। तो हमने जो सरकार को चुन के दिया कि आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप हमारी अर्थव्यवस्था संभाल लीजिए, नहीं संभाल पाएगा और नहीं संभाल रहे हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे कि चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करना, तो बड़ा, जिसको मराठी में हम लोग गौड़ बंगाल बोलते हैं, रहस्यमय कि बॉन्ड पत्र वो बेचना, वो किसी ने खरीदना, उस पर किसी का नाम नहीं रहता, और किसी को दे देना, उसका भी नाम नहीं रहता, वो बैंक में जाकर उतना पैसा ले ले। जब कोई सुप्रीम कोर्ट में गया कहने के लिए कि साहब ये ऐसा कैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लोगों को किसने किसको पैसा दिया ये जानने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, हम ही तो मालिक है, वी द पीपल, और आप बोल रहे हैं कि हमको अधिकार नहीं है। और ये पैसा किसका है? आखिर जनता का ही तो पैसा है जो उनके पास गया और वो आपको दे रहे हैं। तो ये खेल क्या चल रहा है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब कहीं थोड़ा सा होश आया, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं। उस पर टिप्पणी क्या हुई आपने सुना होगा कि सुदामा ने
भगवान कृष्ण को थोड़ा सा दिया तो लोग बोलेंगे करप्शन चल रहा करके। अरे क्या बोल रहे हैं आप? आपको देश चलाना है कि कृष्ण सुदामा करना है? तो कहने का मतलब जो सार्वजनिक पैसा है इसका नैतिकता के आधार पर जो उपयोग होना चाहिए वो न होते रहस्यमय रूप से उसका गैर उपयोग हो रहा है, वो ये 10 साल में बड़े जोर से हो रहा है। अभी 2 वक्ताओं ने अच्छी बात बोला कि एजुकेशन और हेल्थ, आरोग्य, इस पर बड़ी अनदेखी हो रही है। और एजुकेशन में तो सारे स्कूल बंद करो, फिर वो क्लस्टर स्कूल्स करो, फिर प्राइवेटाइजेशन, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाओ, ये सब चल रहा है। हम इतने व्यथित हैं कि जो क्लॉक आवर बेसिस पर हमारे प्राध्यापक है उनको सालों साल कंफर्म नहीं किया जाता, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता, तो वो लड़के लड़कियां शादी कब करेंगे? उनका साधन ही नहीं है कमाने का, शादी कब करेंगे? उनकी जिंदगी कब जिएंगे? जिम्मेदार कौन? तो जो गरीब लोगों का नल है वो पहले ही बंद हो जाता है, फिर मध्यम वर्ग का होता है, लेकिन नीचे वाला चालू हो जाता है। तो देश में हम ये देख रहे हैं कि उनकी संपत्ति को कभी आंच नहीं आती, बाकी सारा देश कहीं भी चला जाए। जो मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स है, हमारे कारखाने हैं, रेलवे है, जमीनें हैं, कोल माइंस है, ये सबको बेचना शुरू कर दिया है सरकार ने और उसका पैसा लेना शुरू कर दिया है ताकि हम अमीरों पर टैक्स न लगाए और पैसा उपलब्ध हो जाए। जब बजट आया तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने लिखा कि सरकार ने अब तेजी से ये सब बेचना शुरू कर देना चाहिए। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, और तेजी से करो, और तेजी से करो। जो मोटर कार चलती है ना रेस में, वो 125, 150, 200, 250 किलोमीटर इससे चलती है, और वो ज्यादा कभी हो जाए तो गर्म होकर फूट जाती है। तो फिर चलाओ तेजी से, फूटने दो, क्योंकि वो उद्योग उनकी संपत्ति क्यों निर्माण किया, उसकी समाज के लिए स्थिरता कितनी आवश्यक है, ये न समझते, सिर्फ उसको बेचते जाना। ये जो सरकार की नीति चल रही है, इसका बड़ा धोखा हम लोगों को है। तो ये एक है मेक इन इंडिया का, उसे कोई गरीबी हटती नहीं। और दूसरा है कि 80 करोड़ लोगों को आप अगले 5 साल में फुकट राशन देने वाले हो और इधर बोलते हो कि अपनी गरीबी कम कर दिया। तो वही सच क्या है ये भी हमको बताइए। तो आप सब लोगों ने बड़ी शांति से सुन लिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं।